ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पांडास का सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ठीक है, पांडास होता क्या है भाई? अब देखो, एज अ डेटा एनालिस्ट हमारा पाइथन से मेन काम है ऑटोमेशन का। ठीक है, पाइथन से मेरा मेन काम है ऑटोमेशन का। और जब मैं ऑटोमेट करूंगा तो भाई मेरे पास शुड बी अ वे जिससे मैं डेटा को एक्चुअली पाइथन के अंदर ला सकूं। राइट? हमने जितने भी टूल्स पढ़े, जैसे हम या फिर हम आगे पढ़ेंगे भी, तो एक्सेल, एसक्यूएल, पावर BI, किसी भी की बात करें तो डेटा सबसे पहले हमें चाहिए होता है ना, तभी तो उसके ऊपर कुछ कर सकते हैं। तो पांडास इज द लाइब्रेरी जो हमें डेटा को इंपोर्ट करना अलाउ करता है। ठीक है, डेटा यूज करना अलाउ करता है। ठीक है, अब पांडा के अंदर जैसे नंपाई के अंदर दो तरीके के डेटा थे, 1D एंड 2D। ठीक है, पांडास के अंदर भी दो तरीके के डेटा होते हैं, 1D एंड 2D। ठीक है, जब पांडास में हम 1D डेटा की बात करते हैं तो उसे वी कॉल अ सीरीज। ठीक है, सीरीज। ओके, तो पांडास में 1D डेटा होता है सीरीज। जब पांडास में हम 2D डेटा की बात करते हैं तो वी कॉल देम डेटा फ्रेम्स। ठीक है, सो सीरीज 1D, डेटा फ्रेम्स 2D। ठीक है, अब दोनों होते क्या है, डिफरेंस क्या होता है? तो पहले 2D की बात करते हैं, ज्यादा इजियर अंडरस्टैंड करना। ठीक है, 2D डेटा फ्रेम इज बेसिकली अ टेबल विद कॉलम नेम्स। उसके अंदर जो भी डेटा है जैसा भी होता है, सेम जैसे टेबल होता है वैसे डेटा सेट होता है ना, जैसे टेबल होता है, सेम उस टेबल को जब हम पांडास के अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं, उसके बाद अगर हमें कुछ भी करना है तो हमें उसको एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना पड़ता है। एंड डेटा फ्रेम इज नथिंग बट अ बेसिकली टेबल ही है वो। ठीक है, जैसे अभी हम काम करेंगे आप देखोगे भी, तो टेबल की तरह ही पूरा डेटा फ्रेम आता है। ठीक है, क्लियर है? अब उसको हम 2D क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसमें रोज एंड कॉलम्स है, हम दो डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। राइट? तो 2D डेटा इसलिए बोला जाता है उसे। ठीक है, जब मैं 1D डेटा की बात करता हूँ पांडास में, जिसको हमने बोला सीरीज। ठीक है, तो सीरीज इज बेसिकली जब भी आपको ये कॉलम पिक कर लो उसमें से। ठीक है, आपने अपने टेबल में से कोई भी एक कॉलम पिक किया, एक कॉलम निकाला, अब उसके अंदर सिर्फ कॉलम है ना, रोज जैसे तो कुछ एग्जिस्ट नहीं करता उसमें। राइट? एंट्री 1, एंट्री 2, इसको आप एक तरह से लिस्ट भी मान सकते हो, बस डेटा की लिस्ट है। राइट? सो दैट इज योर 1D डेटा कॉल्ड सीरीज। ठीक है, तो डेटा इंपोर्ट करने से पहले हम नॉर्मली इन दोनों डेटा टाइप्स को एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा सा क्रिएट करके देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम एक्चुअली डेटा को इंपोर्ट करने पे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे कोड देखो हमने क्या किया है। मैंने सिंपल सा एक लिस्ट ऑफ नंबर्स लिया है, 4 6 8 9 4 6। राइट? इसको मैंने पी डॉट सीरीज करके एक सीरीज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जब भी मैं सॉरी जब मैं पांडास की एक सीरीज की बात करता हूं तो मैंने बताया था कि इट्स लाइक अ कॉलम। ठीक है, तो वो लिस्ट को भी एज अ कॉलम रिप्रेजेंट करेगा। तो जब मैंने इसको प्रिंट किया, तब देखो यहाँ पे इट इज सेइंग द रो नंबर 0 1 2 3 4 5, ये ऐसे ही चलता रहेगा आगे, बाय डिफॉल्ट आता ही आता है ये। ठीक है, एंड हियर आर आवर नंबर्स। आप देखोगे कॉलम के फॉर्मेट में लिखा हुआ है उसमें। ठीक है, कि पांडास ज्यादातर डेटा सेट्स के ऊपर काम करने के लिए ही यूज किया जाता है। ठीक है, 99% ऑफ द टाइम पांडास को आप डेटा सेट्स पे ही यूज करोगे। तो वी आर टॉकिंग अबाउट टेबल्स एंड कॉलम्स ओनली। तो जब आप सीरीज की बात करोगे तो वो भी एक कॉलम में ही कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं, जब हम डेटा फ्रेम पे आएंगे तब रोज पे भी आएंगे, अभी हम सिंगल उस पे है ना, अभी हम 1D डेटा पे हैं, तो 1D डेटा में सिर्फ कॉलम होता है। ठीक है, क्लियर है? समझाया? सिंपल इनफ। एक बार नोट डाउन कर लो। ठीक है, कोलैब में एक नई नोटबुक बना लेना, उसमें नोट डाउन करना। ठीक है, हाँ। कोई नहीं, वो धीरे धीरे आ जाएगा। कुछ तो मतलब सब क्वेश्चंस में समझ तो आ रहा होगा कि करना क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या है। कोई बात नहीं, एक काम करेंगे, हम एक बार लाइब्रेरीज कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ना कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे कि किस तरीके से जो थिंकिंग प्रोसेस रहता है वो क्या रहता है ना? कि हाँ, क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से इसको। नहीं, एक दो क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, ज्यादा तो रिपीट नहीं हो रहे होंगे। 2 में देख लेता हूँ मैं एक बार, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो फिक्स कर देंगे उसे। पैलिंड्रोम, वर्ड फ्रीक्वेंसी, डुप्लीकेट्स, फॉर्मेटिंग एंड द स्ट्रिंग्स। ठीक है, दैट इज अ वैल्यूज इनटू लिस्ट। ठीक है, ठीक है, दो
ठीक है, रिवर्स वाले क्वेश्चन है, बट हर एक में क्वेश्चन तो अलग अलग है ना, क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो रहा है। आप एक लिस्ट को जिस तरीके से रिवर्स करोगे, वही सेम कंसेप्ट आप डिक्शनरी को रिवर्स करने में थोड़ा लगा सकते हो। गेटिंग अ पॉइंट? कुछ प्रॉब्लम आ गई? एस कैपिटल आएगा। आपको भी नहीं चल रहा? चलिए, चलना चाहिए। अच्छा, आपने वो एनवायरनमेंट एक्टिवेट करोगे, इंस्टॉलेशन करोगे, याद है? हम पांडास यूज कर रहे हैं ना? हाँ, वीएस कोड पे। वीएस कोड पे आपको एनवायरनमेंट एक्टिवेट किया आपने? देखो, हाँ ठीक है। नोट टू इट। अच्छा, नहीं आपका सही तो है, आपने गड़बड़ कहाँ करी है? लिखा तो सही है, बोल तो सही रहे हो आप। हाँ, एकदम सही है। पार्शली इनिशियल मॉड्यूल पांडास। अच्छा, ओके ओके, गिव मी अ सेकंड। वैसे ना इंस्टॉल कर रहा हूँ, फिर दोबारा इंस्टॉल कर देंगे, क्योंकि इट इज सेइंग कि आपका आधा इंस्टॉल हुआ था, आपने आधे में बंद कर दिया है। ठीक है, इतना ये वाला समझ तो आया ना कोड, है ना? इतना अगला अगले पे चलते हैं, ठीक है? जब ये हो जाए तो बताना मेरे को। इसको हो जाए तो आप ही कर लेना, इसके बाद बस एक कमांड रन करनी है, पिप इंस्टॉल पांडास। ठीक है, ओके। अभी हमने 1D डेटा के बारे में देखा, अब हम 2D डेटा पे चलते हैं, ठीक है? बट अभी ना डेटा को हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है? अभी हम किसी फाइल वगैरह से रीड नहीं कर रहे हैं, अभी हम डेटा को सिंपली लिख के क्रिएट करेंगे पहले, ठीक है? ताकि हमें एक बार इसका एसेंस समझ आए कि हो क्या रहा है एक्चुअली, राइट? तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, डेटा बनाया है, राइट? डिक्शनरी है डेटा के नाम से। डिक्शनरी में कैसे मैंने किया है कि भाई जो कीज है, दो ज्यादा कॉलम नेम्स, ठीक है? तो आप देखो आईडी, नेम, एज, ये मेरे कॉलम के नाम है, और हर एक की वैल्यू में मैंने एक लिस्ट दी है, ठीक है? जो लिस्ट है, दिस विल बी माई रूल्स, उसका मतलब डेटा, ठीक है? तो अगर मैं टेबल की फॉर्मेट में से देखूंगा तो दिस विल बी माई कॉलम नेम्स। जो पहली रो है, 1 योगेश 28, 2 सचिन 29, 3 राहुल 40 एंड 4 अक्षय नन, ठीक है? मैं ना नल वैल्यूज अगर मेरे को डालनी है कहीं पे, तो जस्ट मैं एम्प्टी नहीं छोड़ सकता कि भैया मैं इसको 3 ही छोड़ दूं, वो अपने आप नन डाल दे, वो ऐसे नहीं करता। जहां पे भी मेरे को नल वैल्यू चाहिए, वहां पे मेरे को नन एक्चुअली लिखना पड़ता है, ठीक है? इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने डीएफ इक्वल टू पी डॉट डेटा फ्रेम, मैंने बताया था 2D में डेटा फ्रेम कहते हैं उसे, राइट? डेटा फ्रेम, इस डेटा को मैंने एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया। जब मैंने इसको प्रिंट किया तो देखो प्रॉपर एक कॉलम के टेबल के फॉर्मेट में ये प्रिंट हो रहा है, ठीक है? और इसमें ना आप देखोगे कि जो नल वैल्यूज होती हैं उसको एक्चुअली रिप्रेजेंट किया जाता है नैन से, ठीक है? नन, नैन, नल सब एक ही बात है ये, ठीक है? अलग अलग लाइब्रेरीज में, अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग नाम से इसको बोला जाता है, ठीक है? नल का मतलब भी सेम है, नैन का मतलब भी सेम है, नन का मतलब भी सेम है, ठीक है? एनए का मतलब भी सेम है, सब सेम होते हैं, ठीक है? एंड का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है किसी को पता है? नल, नैन, नन, कुछ भी है? नहीं, यही मिस्टेक होती है। आपका एसक्यूएल के टाइम पे बताया भी था मैंने आप लोगों को तो। अच्छा, आप लोगों ने भी तो एक्सेल किया हुआ है, एक्सेल के टाइम पे तो बताया था मैंने। एक्सेल में, एसक्यूएल में, पावर बीआई में जीरो होगा तो जीरो लिखूंगा ना मैं। इसकी वो वैल्यू गिवन नहीं है, काइंड ऑफ मेक सेंस बट नॉट एग्जैक्टली देयर, यू आर लाइक 40-50% करेक्ट। ओके, मैं बताता हूँ। जब भी मैं नन, नल या नैन इसकी बात कर रहा होता हूँ, तो मेरा मतलब होता है कि भाई यहाँ पे जो वैल्यू है ना वो अननोन है, ठीक है? वैल्यू, हाँ अननोन है, डिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड है, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लैंक है, ब्लैंक होता तो मैं सिंपल कोड डाल के ब्लैंक छोड़ देता उसे, है ना? क्या ये मतलब नहीं होता कि ब्लैंक है, इसका मतलब होता है कि यहाँ की जो वैल्यू है ना वो अननोन है। हाँ, अब इसमें प्रॉब्लम ये वाली चीज मैंने आपको क्यों क्लियर करी, क्योंकि कई बार क्या होता है आपके डेटा सेट में ना कुछ फॉरेन कैरेक्टर्स आ जाते हैं। मान लो कोई डेटा सेट है कि आप फॉर्म वगैरह भरवा देते किसी से, उससे अपने डेटा कलेक्ट कर रहे हो, कोई पर्सन था भाई उसने चाइनीज वगैरह में कुछ डाल दिया, किसी ने इमोजी वगैरह कुछ डाल दिया, पॉसिबल है,
आप जो फॉर्म फिल करवा रहे हो इमोजी वगैरह डालना पॉसिबल है। अब जो यहाँ पे हम एनकोडिंग यूज करते हैं दैट इज UTF-8। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हम एक एनकोडिंग का बेसिकली मतलब होता है जो हम कैरेक्टर सेट यूज करते हैं। ठीक है, जो कैरेक्टर्स हम यूज करते हैं वो सारे फॉल करते हैं UTF-8 में। बट जब मैं बात करूं इमोजीज की या चाइनीज कैरेक्टर्स की, ठीक है, या फिर जापानीज मैन्यूस्क्रिप्ट्स की, ठीक है, तो वो ना UTF-8 के अंदर कवर नहीं होते। तो मान लो अगर किसी ने यहाँ पे कोई भी एज लेट से चाइनीज में लिखी हुई है तो उसको भी वो नाम ही दिखाएगा क्योंकि उसके लिए तो वैल्यू अननोन है। गेटिंग अ पॉइंट? तो जरूरी नहीं है जहां पे भी नाम लिखा हो वहां पे वो ब्लैंक ही हो। ठीक है, 80% ऑफ द टाइम ब्लैंक ही होता है, बट जरूरी नहीं है। ठीक है, तभी एसक्यूएल के अंदर ना हम कभी भी जो वैल्यूज चेक करते हैं कि भाई कौन कौन सी वैल्यू अननोन है, तो हम कभी भी दिस इक्वल टू अननोन नहीं करते क्योंकि नथिंग इज इक्वल टू अननोन, राइट। हम क्या कैसे लिखते हैं, इज अननोन। ठीक है ना, क्योंकि जो ये वैल्यू है क्या वो अननोन है, मेक सेंस, बट क्या ये वैल्यू एक ऐसी वैल्यू की इक्वल है जो मेरे को पता ही नहीं है, तो वो तो सेंस ही नहीं बनाता ना। जब मेरे को एक वैल्यू पता ही नहीं तो मैं उसको कंपेयर कैसे कर सकता हूँ किसी वैल्यू के साथ। इसलिए हम हमेशा इज यूज करते हैं। यहाँ पे भी आप देखोगे जब भी, छोटा सा एग्जांपल देते हैं, वाला कोड तो ठीक है। जैसे मैंने ना एक वेरिएबल लिया a इक्वल्स नन। ठीक है, अब मेरे को अगर चेक करना है ना कि इफ क्या a नन है तो मैं a इक्वल टू नन नहीं लिखता कभी भी, इस तरीके से नहीं लिखते, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि भाई एक वैल्यू में कंपेयर कर रहा हूं अननोन चीज के साथ, डजंट मेक सेंस। ठीक है, वी राइट इट a इज नन, इस तरीके से लिखते हैं हम हमेशा। ठीक है, बात समझ आइए। ठीक है, पाइथन तो डायनामिक हैंडलर है बहुत अच्छा, तो पाइथन ए इक्वल टू नन वाले को भी काफी ग्रेसफुली हैंडल कर लेगा, कहीं कहीं पे इश्यू देगा बट काफी ग्रेसफुली हैंडल कर लेगा। बट जो कि ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो डायनामिक नहीं है, जिसको एक्चुअली डेटा सेट्स वगैरह की डेटा वगैरह की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जैसे मैं जब एसक्यूएल की बात करता हूँ तो वहां पे ये चीज प्रॉब्लम कॉज करती है। तो इट इज अ गुड प्रैक्टिस कि आप हमेशा इसे इस नन की तरह ही याद रखो। ठीक है, तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था, ये लिखने की नीड नहीं है हमें। ठीक है, आप कोड ये वाला नोट कर सकते हो, डेटा फ्रेम वाला। ठीक है, आपका वो, हाँ अब सक्सेसफुली इंस्टॉल है ना, ठीक है। फिर ये तो लिख रहा हूँ, अच्छा सॉरी। इंस्टॉल हो जाएगा, गिव इट अ सेकंड। ये बस हो जाए, इसके बाद आपकी लाइन वापस आ जाएगी ना, फिर रन कर लेना, मोस्ट रन हो जाएगा। हाँ हाँ लिख लो, आपको इशू नहीं है। हो गया, बाकी को भी होने दो फिर आगे बढ़ेंगे। ये क्या, अपने आप कैसे आ सकता है, दिखाओ क्या किया आपने। आता हूँ हाँ जी, क्या किया आपने। जैसे अभी प्रिंट वगैरह लिखा होगा, हाँ ठीक है ना, सब कुछ वो उस पे आ गया था, टैग किया था, सब कुछ लिखा होगा। हाँ, क्योंकि वो एआई एनेबल्ड होता है ना, कोलैब ये सब कुछ आजकल एआई एनेबल्ड होता है। खुद लिख लो, एआई से लिखवाओगे कई सारी चीजें एआई से लिख देगा, समझ नहीं आएंगी। कई सारे बैचेज में बच्चे वही करते हैं, कोड जहाँ पे लंबे होते हैं, और इसमें तो चलो इतने लंबे कोड है नहीं, बट जब डेटा साइंस वगैरह में जाते हैं तो काफी कोड लंबे लंबे होते हैं, तो वहाँ पे बच्चे एआई से लिखवाते हैं।
और फिर बाद में समझ नहीं आता कि सर ये एआई ने क्या लिख दिया। हो रहा है? हो गया? हो रहा है? करो करो। आपका हो रहा है? बेसिकली डेटा टाइप बताता है वो कि जो कॉलम हमारा आया है उसका टाइप क्या है, किस तरीके का डेटा है। तो इट इज इंटीजर ना, रेंज 64 बता रहा है। अभी भी इशू आ रहा है। सर्कुलर। अरे इसका नाम भी पांडा रख दोगे? फाइल का नाम पांडा थोड़ी ना रखोगे। नहीं नहीं, आपने अलग तो बनाया था उसका, पांडास 1 पांडास 2 ऐसे कुछ कर दो। ठीक है। द पॉइंट इज कि हमने ऊप्स में देखा था कि भाई मैं फाइल को भी इंपोर्ट कर सकता हूँ दूसरी फाइल में। आपने जब एक फाइल का नाम पांडास रख दिया और उस फाइल के अंदर आपने लिखा कि इंपोर्ट पांडास, तो समझ रहे हो जिस फाइल को आप रन कर रहे हो वो अपने आप को ही इंपोर्ट करने का ट्राई कर रही है। नहीं नहीं, पांडास का नाम तो आप चेंज कर नहीं सकते, वो तो लाइब्रेरी है। तो जो आपकी फाइल है पांडास डॉट पी वाई करके, उस पांडास को चेंज करो, फाइल का नाम चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, पांडास या पांडास 1 वगैरह कुछ भी करोगे इट विल वर्क। दैट इज 64 बिट इंटीजर ना। बेसिकली जब मैं बहुत बेस लेवल पे सीपीयूज की बात करता हूँ तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट आर्किटेक्चर्स होते हैं। 32 बिट, 64 बिट, आई थिंक आपको पता होगा। नहीं, बेसिकली ना बिट इंकोडिंग होती है सीपीयूज के ऊपर। जब भी मैं प्रोसेसिंग की बात करता हूँ, कुछ भी प्रोसेस करवाना है मेरे को, तो मेरे पास डेटा होगा, उसी को प्रोसेस करवाऊंगा। अब सीपीयू की कैपेबिलिटीज होती हैं कि वो कितना डेटा एक बार में प्रोसेस कर सकता है। जैसे आप जब मारियो वगैरह का टाइम था तो जो सीपीयू थे वो 8 बिट थे। आपको पता होगा मारियो को हम 8 बिट गेम कहते हैं। नहीं बताया, बता दिया मैंने, उसको हम 8 बिट गेम भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही है, हर एक टास्क में मैक्सिमम हमारे 8 बिट्स ऑफ डेटा ही सीपीयू के पास जाता है, चिप के पास जाता है। तो जैसे हमारा 32 बिट होता है तो उसमें 32 बिट जाता है, 64 बिट होता है तो 64 बिट जाता है। ठीक है। अब इसका एक्चुअली जो डिफरेंस ट्रांसलेट होता है वो कैसे होता है, जब मैं 8 बिट की बात करता हूँ तो मेरे पास ना 0 से 255 तक ही नंबर स्टोर कर सकता हूँ मैं। 255 से नंबर आगे स्टोर ही नहीं कर सकता एक्चुअली। ठीक है, 256 डालूंगा, मेरा चिप लाइक खराब हो जाएगी बेसिकली। ठीक है। जब मैं इन 32 की बात करता हूँ तो मैं 32 मिलियन समथिंग होता है, मतलब कोई नंबर है एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं, बट 32 मिलियन तक स्टोर कर सकता हूँ, मतलब -32 मिलियन से +32 मिलियन तक। ठीक है। जब मैं 64 की बात करता हूँ तो -64 मिलियन से +64 मिलियन तक। ये वाला पॉइंट होता है। नहीं 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 नहीं, ऐड वगैरह नहीं कर रहे, वो सिर्फ आपका आर्किटेक्चर है कि जो ये इंटीजर है किस फॉर्म में स्टोर्ड है। हाँ जी, अभी भी नहीं हुआ। पांडास 1 ठीक है, बिल्कुल ठीक किया है। अरे आपने एनवायरनमेंट के अंदर डाल रखी है, ये इन्वायरमेंट वाले फोल्डर को आपको छूना नहीं होता। देखो अब जब भी आप नई फाइल बनाओगे ना, अभी भी जैसे अभी क्या है, ये वाली सिलेक्टेड है, तो यहाँ से क्लिक करोगे सब कुछ अनसिलेक्ट हो जाता है, फिर नई फाइल बनाना तो यहाँ पे बनेगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये आपकी पांडा जोन वाली फाइल है, इसको आप रन कर लोगे। आपने जैसे वहां से रन किया है फाइल डायरेक्टरी क्या हो गया, अच्छा कर देते हैं नंबर्स, नो एट्रीब्यूट। अच्छा इस नंबर का भी नाम चेंज कर दो एक बार, तो भी हम रीनेम कर देते हैं, इसको भी नंबर 1 कर देंगे बस। ठीक है, कंट्रोल एस कर दिया, इसे भी पांडा जोन ये रही, अब चल जानी चाहिए। हो गया। ठीक है। जब भी आप फाइल क्रिएट करोगे और ध्यान रखना कि जो फाइल का नाम रखोगे ना वो लाइब्रेरी के नाम का सेम मत रख देना। ठीक है, वरना वो सर्कुलर डिपेंडेंसी का इश्यू दे देगा। ठीक है, इतना पार्ट समझ आया, डेटा कैसे क्रिएट किया, उसको पांडास में डेटा फ्रेम में कैसे कन्वर्ट किया। ठीक है। अब हम जाएंगे एक्चुअली जो हमारा फाइल्स होती हैं। अब देखो डेटा हमारे पास दो तरीके से आ सकता है, राइट, या तो एसक्यूएल सर्वर पे होगा, वो तो अलग ही कंसेप्ट है, उसको हटा दो। ठीक है। हमारे पास जब फाइल्स आती है, डेटा को मेरे को सेंड करेगा तो दो तरीके से सेंड कर सकता है। या तो वो मेरे को एक्सेल फाइल भेज देगा जिसके अंदर डेटा होगा,
या फिर वो मेरे को एक CSV फाइल भेजेगा। दोनों फाइल्स के बारे में आपको आइडिया है, एक्सेल फाइल के बारे में होगा, CSV फाइल के बारे में आइडिया है क्या होती है CSV फाइल, एक नहीं आइडिया है। ओके, तो एक्सेल फाइल के अंदर क्या होता है कि बेसिकली एक्सेल सॉफ्टवेयर, उसके अंदर डेटा होता है एंड प्रॉपर मेरे पास टेबल के फॉर्म में डेटा रहता है। CSV फाइल भी कुछ इसी तरीके की होती है, बट उसके अंदर पता है डेटा कैसे होता है। मान लो मेरे पास जैसे यही वाला डेटा था, ठीक है, तो उसमें जो पहली लाइन लिखी होगी दैट विल बी आईडी कॉमा नेम कॉमा एज, फिर अगली लाइन में 1 कॉमा योगेश कॉमा 28, फिर अगली लाइन में 2 कॉमा सचिन कॉमा 29। इस तरीके से कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती है। CSV फुल फॉर्म भी एक्चुअली कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती है, ठीक है। तो एक फाइल फॉर्मेट जिसके अंदर हर रो मेरी कॉमा सेपरेटेड है, उसको हम CSV फाइल बोलते हैं, ठीक है। तो जब आपका डेटा आता है आपका या तो एक्सेल के फॉर्मेट में आता है या फिर CSV के फॉर्मेट में आता है, ठीक है। अब पांडास के अंदर दोनों ही फॉर्मेट को रीड करना काफी सिंपल है, ठीक है। हम एक मेथड पढ़ रहे हैं, दूसरे मेथड में बताता हूँ मतलब चेंजेस क्या होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो मेरे पास जो जो कोलैब पे, वो कोलैब पे कितने लोग काम कर रहे हैं, सभी कोलैब पे ही हैं, आप VS Code पे हो, ठीक है। तो मैं बता दो सबसे पहले ना मेरे को डेटा चाहिए होता है मेरा, ठीक है। जब मैं पांडास के अंदर डेटा इंपोर्ट करूंगा तो एक्चुअली में वो डेटा तो चाहिए, फाइल तो चाहिए। तो जो कोलैब पे है, कोलैब पे लिए अच्छा मेरे में दिखेगा नहीं, आप अपने में देखोगे तो यहाँ पे फाइल पे क्लिक करोगे ना तो आपके फाइल मैनेजर खुल जाएगा, ठीक है। पहले फाइल के आइकन पे क्लिक करोगे, जब यहाँ पे फाइल मैनेजर खुला, उसके अंदर एक फोल्डर पहले से बना हुआ होता है सैंपल डेटा के नाम से, ठीक है। उसके अंदर आप देखोगे हमारे पास एक फाइल है कैलिफोर्निया हाउसिंग टेस्ट डॉट CSV। सैंपल डेटा के आगे जो एरोस है ना उस पर क्लिक करोगे तो उसके अंदर की फाइल दिख जाएंगी, हाउसिंग टेस्ट डॉट CSV, ठीक है। तो जो लोग कोलैब पे हैं उनमें तो हम ये डेटा इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। अनुष्का आप एक काम करो कि आप ना कोई भी आपकी CSV फाइल होगी, जैसे हमने ऑर्डर्स वाली भेजी हुई है, मैंने आपको शायद से चॉकलेट वाली भेजी हुई है, कोई सी भी CSV फाइल आप सेम फोल्डर जिसमें आपकी फाइल है ये वाली, उसमें एक बार कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है। और बाकी लोगों एक बार कोड भी समझ लो, फिर आप करते हैं आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले df इक्वल टू pd डॉट रीड CSV, ठीक है, कि भाई मेरे को CSV फाइल में डेटा है, मेरे को पांडास के अंदर चाहिए वो, तो उसके लिए फंक्शन होता है रीड CSV, ठीक है। CSV फाइल को रीड करेगा, ठीक है। अब इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर आपको डेटा मतलब पाथ देना होता है कि वो फाइल एक्चुअली एग्जिस्ट कहां पे करती है, ठीक है। पाथ देने का आपको ना एक कंसेप्ट बताता हूं, ठीक है। पाथ हम किस तरीके से देते हैं कि भाई जो मेरा कोड है उसका एक होता है रूट फोल्डर, ठीक है। इधर समझो, ये मेरा एक मेन फोल्डर है लगा लो, ठीक है। इसके अंदर मेरा .py फाइल पड़ी है ये, जिसके अंदर मैं कोड कर रहा हूं, ठीक है। तो जिस फोल्डर के अंदर हमारी .py फाइल है, तो ये पूरा स्पेस मेरा, इसको रूट कहा जाता है, ठीक है। इस फोल्डर को नहीं, स्पेस इसीलिए जहां पे मेरी पाइथन फाइल है, हाँ ठीक है, उसको रूट कहा जाता है, ठीक है। अब रूट का फायदा क्या होता है कि भाई जो ये पाइथन फाइल है ना, इस पूरे रूट का एक्सेस होता है इसके पास बाय डिफॉल्ट, ठीक है। इस पूरे रूट फोल्डर का एक्सेस है इसके पास बाय डिफॉल्ट। तो मान लो अगर मेरे पास कोई CSV फाइल यहाँ पे बस पड़ी हुई है, यहाँ पे मान लो एक और CSV फाइल पड़ी हुई है, तो बस मैं पाइथन के अंदर उसका जो भी whatever the name is डॉट CSV लिखूंगा, पाइथन विल बी एबल टू एक्सेस दिस फाइल, ठीक है। बात समझ आइए इतनी, ठीक है। बट मान लो इसके अंदर ना डायरेक्टली CSV फाइल होने की जगह पे मेरे पास एक फोल्डर है, लेट्स से A नाम से, और इस फोल्डर के अंदर CSV फाइल है, ठीक है, क्लियर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें A स्लैश whatever the name is डॉट CSV इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि भाई A के अंदर है। अब A के आगे हमें कुछ भी क्यों नहीं लगाना, क्योंकि भाई A तो मेरा रूट में है, गेटिंग अ पॉइंट। तो रूट से जहां पे भी पाथ बनता है वहां पे आपको बेसिकली स्लैश लगा के उसके अंदर पूरा पाथ डिफाइन करना पड़ता है। मान लो ए के अंदर कोई और फोल्डर होता है, उसके अंदर CSV फाइल होती, तो आप A स्लैश मान लो B है उसके अंदर फोल्डर का नाम, फिर B स्लैश फिर CSV लिखते। तो जो भी आपका उसका पाथ है वो पूरा पाथ देना पड़ता है, ठीक है। इतनी बात समझ आइए, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि जो CSV फाइल है आपकी वो सेम रूट फोल्डर में ही हो या उसी के किसी सब फोल्डर में हो। मान लो एक फोल्डर ये है मेरा जिसके अंदर मेरी पाइथन फाइल है, किसी और फोल्डर में भी हो सकती है मेरी CSV फाइल, मेरे सिस्टम में कहीं पे भी हो सकती है, मान लो डाउनलोड्स वाले फोल्डर में पड़ी है मेरी पाइथन CSV फाइल, ठीक है। तब भी मैं उसको पूरा पाथ दे सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि सी डी जितनी भी आपकी ड्राइव्स होती हैं उन सबका एक्सेस पाइथन के पास होता ही है। तो व्हाट वी डू इज, मान लो सी के अंदर यूजर के नाम से एक फोल्डर होता है,
ठीक है, यूजर के अंदर व्हाटएवर यूजर नेम इज यूएन डाल देते हैं, उसके नाम से एक फोल्डर होता है, उसके अंदर फिर डाउनलोड्स के नाम से फोल्डर होता है, उसके अंदर फिर आपकी सीएसवी फाइल होती है। इस तरीके से पूरा पाथ लिखना होता है। ठीक है, तो अब इसका ना एक जो सिंपलर सॉल्यूशन रहता है, ठीक है, ज्यादातर हम वीएस कोड की बात कर रहे हैं, कोलैब पे इतना ज्यादा झंझट नहीं होता। ठीक है, मतलब जो रूट वाला कंसेप्ट है वो तो कोलैब पे भी रहता है। जब आप फाइल पे क्लिक करते हो ना, जो फोल्डर खुलता है जहाँ पे सैंपल डेटा था बड़ा था आपका, वो आपका रूट पार्ट है। ठीक है, जब वीएस कोड की बात करते हैं तो फाइल मैनेजर में जहाँ पे पाइथन फाइल पड़ी होती है वो रूट पार्ट पाथ होता है। ठीक है, अब द इजियर अप्रोच इज टू जस्ट कि भाई मैं सीएसवी फाइल को अपने रूट फोल्डर में ही डाल दूं। सबसे इजियर अप्रोच है, बस मेरे को सीएसवी फाइल का नाम लिखना पड़ेगा। फिर ना एक्चुअली मैं पूरे सिस्टम में से कहीं से भी एक्सेस कर ही सकता हूँ उसे। ठीक है, एक सिंपलर वे क्या रहता है, आप विंडोज 11 में एक फीचर आ गया, मेरे में तो अभी है नहीं तो मैं करके नहीं दे सकता। आप अपनी सीएसवी फाइल के ऊपर राइट क्लिक करोगे, वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉपी पाथ। ठीक है, हाँ, तो जब आप उस पर राइट क्लिक करोगे अपनी सीएसवी फाइल के ऊपर, तो आपको एक ऑप्शन मिलता है कॉपी पाथ करके। आप उस पर क्लिक करोगे, वो इंस्टेड ऑफ कॉपिंग द फाइल, जो उसका पाथ है, जो हम ये वाला डिफाइन कर रहे हैं ना पाथ, ये पूरा का पूरा कॉपी कर देगा। फिर आप यहाँ पाइथन में आके सीधे से उसे पेस्ट कर सकते हो। तो आपकी मर्जी है कि फाइल आपको यहीं पे मूव करनी है या कॉपी पाथ करना है या जैसे भी करना है, आपकी मर्जी है अब इसके बाद। ठीक है, एंड दिस थिंग इज जस्ट फॉर वीएस कोड पे जो कर रहे हैं। कोलैब पे हमें इन सब चीजों का फर्क नहीं पड़ता। ठीक, कोलैब वाला आप जो मैं कोड दिखा रहा हूँ सेम लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ मैंने क्या किया, मैंने pd डॉट रीड सीएसवी किया। ठीक है, मेरे को सीएसवी फाइल से डेटा चाहिए, इसके अंदर मैंने सैंपल डेटा डाला। ठीक है, सैंपल डेटा इज माय फोल्डर नेम, मैंने स्लैश लगा के व्हाटएवर द सीएसवी फाइल नेम इज वो लिख दिया। कंसेप्ट क्लियर है कि भाई जो सैंपल डेटा का फोल्डर है वो मेरे रूट में है। अब उसमें से मेरे को फिर एक्सेस करनी पड़ेगी सीएसवी फाइल। अगर मेरे पास कोई सीएसवी फाइल होती जो कि सैंपल डेटा वाले फोल्डर के साथ ही पड़ी हुई है, अपना दे दो, तो एसी फुल है, तो हो नहीं पा रहा है वो। हाँ, थोड़ा मर रहा है मेरे ख्याल से। हाँ, करवाएंगे, अभी तो हुई थी वैसे इसकी। देखते हैं क्या इश्यू है। ठीक है, सो हम इस तरीके से पूरे पाथ के साथ अपना सीएसवी का डेटा देते हैं। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, मैं जब पांडा ने मेरी सीएसवी फाइल रीड कर ली, उसके बाद इसको मैंने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया, प्रिंट कर लिया। यहाँ पे देखो मेरा डेटा प्रिंट हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर आप एक चीज नोटिस करोगे कि भाई शुरुआत की 5 और लास्ट की 5 रोज ही प्रिंट हुई है, बीच में डॉट डॉट आता है। क्योंकि पांडास का ना ये बाय डिफॉल्ट यू कैन से प्रिंटिंग स्टाइल होता है कि पांडास के अंदर जब भी हम डेटा इंपोर्ट कर रहे हैं, हम उस डेटा को देखने के लिए इंपोर्ट नहीं कर रहे। हमें वो डेटा देखना है तो एक्सेल वगैरह काफी सारे सॉफ्टवेयर है जो बहुत ज्यादा बेटर तरीके से डेटा को दिखाते हैं। हम पांडास के अंदर कभी भी ना डेटा को देखने के लिए इंपोर्ट नहीं कर रहे होते, उसके ऊपर हमें कुछ वर्क करना है, सिर्फ इसलिए इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उसका जो प्रिंटिंग वाला पार्ट है वो हमेशा सिर्फ आइडिया देता है कि भाई इस तरीके का डेटा है आपका। ठीक है, तो आइडिया कैसे है कि भाई शुरुआत की 5 रोज है, लास्ट की 5 रोज है, और जितने भी कॉलम्स है वो आ गए। ठीक है, लास्ट में नोटिस करोगे एक बैक स्लैश डला हुआ है यहाँ पे। बैक स्लैश का मतलब है कि भाई इसके आगे और भी कॉलम्स है जो नेक्स्ट लाइन में है। ठीक है ना, हाँ, क्योंकि उसके पास स्पेस नहीं होगा एक ही साथ सब कुछ डालने का, तो स्लैश डाल के नीचे आ जाता है। ठीक है, अगर आपको मैच करना है बाई चांस कि भाई इस वाले लैटिट्यूड की क्या वैल्यू है, तो आप 0 से 0 भी मैच कर सकते हो, तो उसने नंबरिंग निपची भी दी है। क्लियर है, कंसेप्ट समझ आया। अब ये वाला जो कंसेप्ट था ये तो सिर्फ सीएसवी फाइल के लिए है, एक्सेल के लिए क्या करोगे, कुछ गेस। कॉपी वो तो ठीक है, फाइल आ गई आपके पास, पांडास में इंपोर्ट करने वाला पार्ट पूछ रहा हूँ कि इस कोड में क्या चेंज होगा कि ये एक्सेल की फाइल इंपोर्ट। हाँ जी, इस कोड में ऐसा क्या चेंज करेंगे। बिल्कुल, नहीं नहीं, एक्सेल एसएस नहीं आएगा, रीड एक्सेल आएगा। रीड सीएसवी लिखा है, उसके बाद रीड अंडरस्कोर एक्सेल, एक सीईएल पूरा। ठीक है, उसके अंदर फिर आप सेम तरीके से एक्सेल की फाइल का पाथ दे दोगे एंड वो उसे पिक कर लेगा। एक्सेल की फाइल में आपको एक चीज का क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि पांडास मल्टीपल शीट सपोर्ट नहीं करेगा। हाँ, एक्सेल के अंदर मल्टीपल शीट्स होती है ना, आपकी मान लो शीट 1 पे भी कुछ डेटा है, शीट 2 पे भी कुछ डेटा है, तो सिर्फ और सिर्फ शीट 1 पिक करेगा वो बाय डिफॉल्ट। हमेशा हमेशा की हमेशा वो शीट 1 ही पिक करता है। हाँ, ठीक है, क्लियर है, समझ आया। आप लोग कर लो, कहीं पे कुछ डाउट है तो पूछ लेना। हाँ, जो लग रहा था कि आज हो जाएगा, आज नहीं हो पाएगा, 1-2 दिन और लग जाएंगे अभी हमें। हम्म।
एक्सएलएस फाइल होगी ना? एक्सटेंशन क्या है? एस एस डॉट एस एस डॉट के बाद क्या? ऑफकोर्स दोनों ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ये होता है फॉर्मेट, ये आपने सिर्फ सीएसवी लिखा हुआ है उसके आगे। आ, फिर आपके ना एक चीज करते हैं, व्यू में जाके शो फाइल नेम एक्सटेंशन, देखो इसके आगे डॉट आ रहा है ना, तो पता लग जाएगा। देखो ये भी डॉट एक्सएलएस है, ये भी डॉट एक्सएलएस है, ये वाली फाइल आपके सीएसवी में है, ये भी आपके पास सीएसवी में है। इन दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। डेटा फ्रेम का डी और एफ कैपिटल है, डी और एफ कैपिटल है, बाकी सब कुछ स्मॉल ही रहेगा। एरर क्या आ रहा है? एरर पढ़ो ना, एरर की जो लास्ट लाइन होती है उसे पढ़ो। आपने फाइल का पाथ वगैरह गलत दिया है, आपको लैप पे सेम, इसमें आपने कहीं पे इशू किया है ये लिखने में ना, देखो इसमें कहाँ पे इशू किया है। आपका भी नहीं चल रहा? आपका चलिए। हाँ, हाँ वही है कि इसमें स्पेलिंग्स वगैरह का, कैपिटल स्मॉल का काफी ध्यान रखना पड़ता है। हाँ हो गया ना? ठीक है, इस तरीके से आप डेटा इंपोर्ट कर दो पांडास के अंदर, ठीक है। अब आपका हो गया, 2 मिनट रुकते हैं, अनुष्का भी कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी भी इशू आ रहा है? इसमें एक इश्यू है कि विंडोज में ना ये वन ड्राइव वाला बहुत ज्यादा इशू, पंगा पड़ता है। तो आप इंस्टेड ऑफ वन ड्राइव कहीं और रख लो उसे, मतलब डेस्कटॉप डाउनलोड्स वगैरह में मत रखो, अपने जो सी डी वगैरह होगी ना आपके पास, उसमें से किसी में भी डाल दो। हाँ आप एक काम करो ना, सबसे बेस्ट है इसी में डाल दो आप, जिस फोल्डर में आप ये कर रहे हो, पाइथन कोड वाला जो फोल्डर है, सबसे बेस्ट है इसी में डाल दो आप। अरे यहाँ पे पेस्ट कर दो ना, जहाँ पे फाइल मैनेजर में कोड पाइथन करके, नहीं कोड पाइथन करके फाइल मैनेजर में फोल्डर होगा ना ये, है ना? अपनी सीएससी फाइल को जहाँ पे भी है वहां से कॉपी करो और इस वाले फोल्डर में पेस्ट कर दो। फिर आपको पूरा पार्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ सीएससी फाइल का नाम लिख देना। बस वो सीएससी फाइल का नाम लिख दो वहाँ पे, जो पाथ है उसकी जगह पे। नहीं चल रहा? एरर क्या है?
यूनिवर्स स्पेस कोड कैन नॉट डिकोड कंप्रेशन हियर। हाँ, ये वही इशू आ रहा है कि जो एक तो ये भी तो चेंज करो, मैंने बोला फाइल का नाम डाल दो सिर्फ। डाला है मैंने। तो ये पूरा क्यों लिखा? पाथ की जगह बोला था ना, पाथ की जगह बोला था ना। टेबल.cc आ गई, टेबल.csv ठीक है। वैसे भी अभी भी इशू आएगा जहां तक मेरे को लगता है। हाँ, नहीं ये क्या लिखा है? एक्सेल सीएसवी दोनों एक साथ रीड कर लोगे? अभी चला? अभी नहीं चला। हाँ, ये वाला इशू ये है कि जो मैंने बताया था ना कि आपकी जो फाइल है उसके अंदर एन्कोडिंग का इश्यूज हो जाते हैं कभी कभी। अभी अभी बताया था मैंने, हाँ। है ना? तो द प्रॉब्लम इज कि आपकी फाइल जो है उसके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि पांडास बाय डिफॉल्ट रीड नहीं कर सकता, मैं एन्कोडिंग वगैरह चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, एक काम करो, जो चॉकलेट वाली फाइल भेजी थी मैंने आपको, वो यूज कर लो, उसके अंदर कोई भी ऐसा इश्यू नहीं है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली यूज कर पाओगे। ठीक है, यूज करने का तरीका समझ आया आपको? कोड वगैरह सब कुछ सही है? डालो और वहां पे नाम लिख दो फाइल का। ठीक है, आप मल्टीपल फाइल्स भी यहाँ पे डाल के रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, समझाया डेटा कैसे इंपोर्ट होता है। अब हमारे पास पांडास के अंदर डेटा आ गया है एक बार। ठीक है, नाउ रिमेंबर कि जब भी आप कुछ भी काम कर रहे हो पांडास के अंदर, हमने इस वाले पर्टिकुलर कोड ब्लॉक में या फिर आपने जब लिखा तो इस वाले पर्टिकुलर कोड में हमने डेटा को इंपोर्ट किया है, राइट? तो अब ना ये वाला कोड मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आगे के सभी कोड्स के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि डेटा यहाँ पे इंपोर्ट हुआ है, आगे मैं इस डेटा को यूज करूंगा। अब मान लो आपने यहाँ पे अभी बंद करके चले गए, आप वापस गए, आप नीचे का इसको नहीं रन किया, आपने नीचे का कोई भी कोड रन किया, अब जो हम आगे बढ़ने वाले हैं उनमें से कोई भी कोड रन किया, तो वो ना एरर देंगे। क्यों? क्योंकि डेटा तो इंपोर्ट किया ही नहीं हमने सबसे पहले। गेटिंग योर पॉइंट? तो इस जो भी आप आगे कोड लिखोगे हमेशा इस कोड के साथ चलेगा वो, ये बिना इस कोड के जो आगे वाले कोड है, डेटा के ऊपर काम करने वाले कोड है, वो नहीं चलेंगे। रीजन समझ आ रहा है? नहीं, इसी में कस्टमाइजेशन नहीं करना। जो ये 3 लाइन है, इस 3 लाइन से हुआ क्या है कि हमारा जो डेटा था वो पांडास के अंदर आ गया, इंपोर्ट हो गया। ठीक है, अब जो आगे हम कोड करने वाले हैं वो हम इसी डेटा के ऊपर काम करने वाले हैं। ठीक है, तो अब जब तक आप डेटा इंपोर्ट ही नहीं करोगे हम आगे काम नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि भाई आप घर जाके इसको बंद कर दिया तो डेटा वगैरह तो इंपोर्ट वगैरह सब हट गया, है ना? तो जब भी आप आगे कुछ काम करोगे तो आगे वाला कोड आपका एरर देगा बाय डिफॉल्ट। हमें पहले हमें ये वाला कोड रन करना पड़ेगा ताकि डेटा इंपोर्ट हो जाए, उसके ऊपर फिर मैं काम कर सकूं। ये बार बार करना पड़ेगा। हाँ, उसकी तरह, हाँ हाँ हाँ, बेसिकली वही है। नहीं नहीं, इसको एक बार आपने यहाँ पे रख दिया, आप बस वापस आके इसको रन कर सकते हो। हाँ, हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, रन बार बार करना पड़ता है। वीएस कोड में आपके लिए आपको इसको कमेंट आउट नहीं करना। ठीक है, फाइल तभी आपकी वर्क करेगी जब आप इसको कमेंट आउट नहीं करोगे। ठीक है, जब भी आप रन करोगे ये वाली लाइन ऑफ कोड्स आपके रन होंगे होंगे। ठीक है, एक बार चॉकलेट वाला कर लो इतने। ठीक है ना? तो मैं नेक्स्ट छोटा सा कंटेंट है वो समझा देता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले मेरे पास पार्ट आता है कि भाई वैसे तो पांडास के अंदर मेरे को नहीं देखना होता डेटा पूरा। ठीक है, बट बाई चांस देखना पड़ जाए, है ना? देयर कैन बी केस की देखना पड़ जाए, है ना? कि भाई मेरे को 1000 की 1000 रोज एक साथ देखनी है अपनी, या फिर इसमें जैसे 3000 रोज है, 3000 की 3000 एक साथ देखनी है। तो वी डू डॉट टू स्ट्रिंग। एक बार हमने डेटा यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, अब हमने इस तरीके से डेटा इंपोर्ट कर लिया। अब डीएफ के अंदर हमारा डेटा है, अब मैंने उसके बाद क्या किया, डीएफ डॉट टू स्ट्रिंग। जब मैं टू स्ट्रिंग करूंगा तो मेरा पूरा डेटा इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, पूरी 3000 रोज बाय डिफॉल्ट नहीं देख सकते, बिल्कुल। एंड जो ये वाला ऑपरेशन है ना, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ऑपरेशन होता है। एक्सपेंसिव ऑपरेशन जब भी मैं कोड के केस में एक्सपेंसिव वर्ड का यूज करता हूँ तो डेट इज कि भाई ये टाइम भी ज्यादा लेता है और स्पेस भी ज्यादा लेता है। हाँ, रिसोर्स एक्सपेंसिव है बेसिकली। तो हम किसी प्रोडक्शन कोड में इसको डालना प्रेफर नहीं करते। एक्चुअली प्रोडक्शन कोड में हम प्रिंट स्टेटमेंट्स ही नहीं डालते, क्योंकि जो कोड एक सर्वर के ऊपर रन होना है उसका आउटपुट क्या आ रहा है वो थोड़ा ना कोई देख रहा है ना? तो हम प्रिंट स्टेटमेंट्स लिखते ही नहीं है। जैसे आप थोड़े से कॉम्प्लेक्स कोड से जाओगे आपको समझ आएगा कि प्रिंट स्टेटमेंट की भी काम कैसे हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज टू स्ट्रिंग। ठीक है, इस वाले को भी एक बार नोट करके आप रन करके देख लो।
क्या हो गया अनुष्का, नहीं हो रहा? ढूंढ रहे हो, ढूंढो ढूंढो। पाइथन वो देखो, जहां तक है ऑलमोस्ट 30 to 40% कंपनीज ऐसी हैं जिसके अंदर ना आपको सम वर्जन ऑफ कोलैब मिलेगा। कि व्हाट दे वांट इज कि वो गूगल कोलैब नहीं यूज करते, बट इट्स लाइक कि उन्होंने अपना एक सर्वर गूगल कोलैब जैसा ही सर्वर खुद का होस्ट कर रखा है। आपके पास जो इंटरफेस आएगा वो 30 to 40% टाइम्स गूगल कोलैब जैसा आएगा, या तो गूगल कोलैब जैसा या जुपिटर जैसा। ठीक है, हाँ डेटा गूगल के पास ज्यादा है ना, उनका सारा कोड है एवरीथिंग। हाँ जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, तो 30-40% टाइम क्या होता है? ठीक है, 30-40 मीन 20-30 सॉफ्टवेयर नहीं होता, इट्स लाइक अ सर्वर। आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आएगा जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, सेम आप ब्राउजर पे वो लिंक दोगे। हाँ बिल्कुल, वो लोग आपको लिंक देंगे, आप उस लिंक को ओपन करोगे, आईडी पासवर्ड वगैरह से साइन इन करोगे जो भी उन्होंने दिया है, सेम इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा आपके पास, इस तरीके का, या फिर जुपिटर नोटबुक जैसा इंटरफेस दिखाया था वैसा। ठीक है, बाकी 30-40% भी नहीं, 20-30% सिर्फ। ठीक है, बाकी मैक्सिमम आपके ऊपर छोड़ देते हैं कि भाई आपको किस पे करना है उस पे करो। उनको लास्ट में पाइथन की फाइल देनी होती है, आपको कोड्स लास्ट में देने होते हैं। अरे अपने पाइथन क्यों लिखा है यहाँ पे? आपको तो फाइल सीधा रूट में है ना, तो आप सीधा सीधा चलो इसको फाइल को इंपोर्ट करोगे, पाइथन लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सेव किया, अब चल जाएगी जहाँ तक है। हाँ देखो अपडेट आ गया ना, अब आप आगे वाला काम भी कर सकते हो। ठीक है, हो गया, वाला इसको भी करने देते हैं। हो गया, डॉट टू स्ट्रिंग भी चल गया। ठीक है ना, ठीक है, तो ये था मेरा डॉट टू स्ट्रिंग, जिससे मैं अपना सारा का सारा डेटा देख सकता हूँ। बाय डिफॉल्ट जब मैं एक डेटा फ्रेम को प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास सारा डेटा प्रिंट नहीं होता, और मेरे को सारा का सारा डेटा देखना है तो आई हैव टू डू डॉट टू स्ट्रिंग। क्लियर है इतना कंसेप्ट? ठीक है, अब हम आते हैं इसके ऊपर कुछ जो मेरे पास ऑपरेशंस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट उनके ऊपर। ठीक है, सो वी हैव df डॉट हेड। df डॉट हेड मतलब शुरुआती 5 रोज देखनी है मेरे को सिर्फ, डॉट टेल लास्ट की 5 रोज देखनी है। ठीक है, डॉट शेप मेरे को नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स देखने हैं। ठीक है, डॉट कॉलम्स मेरे को सारे कॉलम्स के नाम देखने हैं। डॉट इन्फो मेरे को हर एक कॉलम की इंफॉर्मेशन चाहिए कि भाई किसके अंदर नल वैल्यूज हैं, किसके अंदर नल वैल्यूज नहीं है। ठीक है, किसके अंदर कितनी वैल्यूज हैं, कितनी नल है कितनी नहीं है, इस तरह की बेसिक इंफॉर्मेशन, कौन सा किस टाइप का डेटा है किस कॉलम के अंदर, इस तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो df डॉट इन्फो। ठीक है, उसके बाद df डॉट डिस्क्राइब। ठीक है, अभी इंक्लूड इक्वल टू ऑल पे अभी आएंगे आप, बट ना बिना इसके भी चला सकते हो, इंक्लूड इक्वल टू ऑल अगर ये वाला पार्ट हटा दोगे आप तो सिर्फ एम्प्टी ब्रैकेट्स होंगे तब भी चलेगा। डिफरेंस बिटवीन टू इज कि भाई जो डिस्क्राइब का मेरा कमांड है वो करता क्या है कि जितने भी मेरे पास कॉलम्स है उन सबका जो बेसिक इंफॉर्मेशन होता है, मीन मीडियन मॉड वगैरह ये सब निकाल के देता है मेरे को। ठीक है, मॉड वगैरह तो नहीं, मीडियन मीन मैक्सिमम मिनिमम स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह अभी देखते हैं आपका। ठीक है, हाँ टोटल नहीं, जरूरी नहीं है कि हर एक कॉलम का टोटल हो। ठीक है, तो ये निकाल के देता है। ठीक है, अब द डिफरेंस बिटवीन एम्प्टी डिस्क्राइब एंड इंक्लूड इक्वल टू ऑल इज कि जब मैं सिर्फ डिस्क्राइब करता हूं तो मेरे पास जितने भी न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं, ऐसे कॉलम जिनके अंदर जो डेटा है वो नंबर्स में है, सिर्फ उनकी इंफॉर्मेशन देगा। इंक्लूड इक्वल टू ऑल करने से वो कैटेगोरिकल वाले को भी देगा। ठीक है, आप यहाँ पे आउटपुट देखोगे एक बार अगर, तो सबसे पहले मैं हेड किया, यहाँ पे शुरुआत की 5 रोज आ रखी है। ठीक है, बैक स्लैश कर करके यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है, और ये चॉकलेट वाला डेटा है एक्चुअली। ठीक है, आपके में डेटा थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। ठीक है, इसने शुरुआत की यहाँ पे 5 रोज दिखा दी मेरे को सारी, फिर टेल के टाइम पे उसने लास्ट की 5 रोज दिखा रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर जो मैंने शेप करी थी तो इट इज सेइंग 1000/15 मतलब 1000 रोज 15 कॉलम्स। ठीक है, उसके बाद मैंने कॉलम्स किया था तो यहाँ पे देखो सारे कॉलम के नाम आ गए मेरे पास, पूरी लिस्ट आ गई। ठीक है, उसके बाद मैंने शायद से इन्फो किया था, या हाँ इन्फो किया था। ठीक है, इन्फो के अंदर आपकी कॉलम्स की इंफॉर्मेशन आ रही है, ऑर्डर आईडी के अंदर 1000 नॉन नल्स मतलब 1000 वैल्यूज है सारी की सारी नॉन नल। ठीक है, प्रमोशन में देखो 499 नॉन नल्स है कि भाई 49 वैल्यूज नॉन नल है मतलब प्रेजेंट है, बाकी सारी वैल्यूज नल है। ठीक है, साथ में आपको डेटा का टाइप भी बता रहा है कि भाई ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। जितने भी कैटेगोरिकल वेरिएबल होते हैं, कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल में डिफरेंस पता है सबको? पता है नहीं?
सिंपल सा डिफरेंस है कि भाई ऐसे कॉलम्स जिसके ऊपर आप कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, दैट इज कैटेगोरिकल, और अगर आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो सो दैट इज न्यूमेरिकल। ठीक है। अब इसमें कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि भाई नंबर्स वाले न्यूमेरिकल, नॉन नंबर्स वाले कैटेगोरिकल, ऐसा नहीं होता। और मैं एक एग्जांपल दूं पिन कोड्स का। ठीक है। तो पिन कोड जो डेटा है दैट इज नंबर्स, राइट, बट वो एक कैटेगोरिकल वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि पिन कोड के ऊपर मैं कुछ भी कैलकुलेशन नहीं परफॉर्म करना चाहूंगा, क्योंकि सम ऑफ पिन कोड्स, एवरेज ऑफ पिन कोड्स, मैक्सिमम ऑफ पिन कोड, मिनिमम ऑफ पिन कोड, कुछ यूज क्या यूज करोगे इनका, राइट। सो ये कैटेगोरिकल वेरिएबल है, इसलिए जो डिफरेंस है उसको आप इस तरीके से देखते हो कि भाई ऐसे कॉलम्स जिसके ऊपर आप कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते हो दैट इज न्यूमेरिकल, अगर आप कैलकुलेशन नहीं परफॉर्म कर रहे हो उसके ऊपर तो दैट इज कैटेगोरिकल। ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होते हैं, कैटेगोरिकल वाले कॉलम्स होते हैं, उनको बोला जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, रीजन, कंट्री सब कैटेगोरिकल है, तो सब ऑब्जेक्ट में है। ठीक है। हमारे पास क्वांटिटी आया, दैट इज माय न्यूमेरिकल, ये int 64 में आ गया। ठीक है। यूनिट प्राइस, यूनिट प्राइस मेरा पॉइंट्स में है तो ये फ्लोट 64 में आ रहा है। ठीक है। अरे बिल्कुल, सब जो पॉइंट्स में है वो फ्लोट में, जो नॉर्मल नंबर इंट, बाकी सब कैटेगोरिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है। लास्ट में बताता भी है कि भाई 3 कॉलम फ्लोट के हैं, 1 कॉलम इंटीजर का है, 11 कॉलम ऑब्जेक्ट के हैं। ठीक है। दिस इज द, हाँ वो मतलब कितनी मेमोरी यूज कर रहा है वो भी है। ठीक है। इन्फो का मतलब बेसिकली डिस्क्राइब कर देता है आपको। ठीक है। इंफॉर्मेशन दे देता है, राइट। उसके बाद मैं डिस्क्राइब की बात करूं, यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब इक्वल टू ऑल वाले का आउटपुट है ये। ठीक है। आप दोनों ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे मैं देखूंगा मेरे को हर एक कॉलम की इंफॉर्मेशन दे रहा है, बट जो कैटेगोरिकल वेरिएबल है उसके ऊपर तो कैलकुलेशन करना पॉसिबल है ही नहीं मेरे को, राइट। तो यहाँ पे देखो जब भी वो कैटेगोरिकल वेरिएबल पे आता है तो वो जो कैलकुलेशन वाली चीज है, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम वगैरह, इन सब पे नाम दिखा रहा है क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, राइट। जब मैं किसी कैटेगोरिकल और सॉरी न्यूमेरिकल वेरिएबल की बात करता हूं तो वो ये सारी कैलकुलेट कर देगा। जो कैटेगोरिकल वाली चीजें, यूनिक, टॉप, फ्रीक्वेंसी, उसमें नाम दिखा देगा। ठीक है। क्लियर है? इतनी बात समझ आई? अब देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन आती क्या क्या है। तो इन्फॉर्मेशन देखूंगा सबसे पहले मेरे पास काउंट आता है कि कितनी वैल्यूज प्रेजेंट है। ठीक है। यूनिक वैल्यूज कितनी है उसमें से, टॉप मतलब सबसे ज्यादा अकरिंग वैल्यू कौन सी है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी वाइज सॉरी, टॉप वैल्यू का मतलब है कि जो वैल्यू ज्यादा रिपीट की जा रही है वो कौन सी है। फ्रीक्वेंसी कि भाई जो मेरे पास नंबर्स हैं, जो मेरे पास डेटा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, जो ये टॉप वैल्यू है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो मतलब जो भी ये बड़े बड़े चॉकलेट नेम है ये 11-12 करके है जो कि मैक्सिमम है। डार्क 349-12 करके है जो कि मैक्सिमम है। सीजनल 212-12 करके है जो कि मैक्सिमम है। और जो न्यूमेरिकल होते हैं उनके लिए ये सब चीजें कैलकुलेट कर पाना पॉसिबल ही नहीं है, तो नन लिखा आ रहा है, राइट। आप नीचे देखो, उसके बाद मेरे पास मीन आता है। मीन पता है आपको, एवरेज। ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन पता है आपको कि भाई जो मेरा डेटा है वो मीन से कितना डेविएट कर रहा है, मेरा जो डेटा है वो मीन से कितना दूर गया है, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। हाँ। उसके बाद मिनिमम वैल्यू क्या है, 25th, इन तीनों के बारे में अभी बात करते हैं। ठीक है। मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ठीक है। अब 25, 50 और 75% इसको हम ना परसेंटाइज बोलते हैं। ठीक है। डेटा परसेंटेज बोलते हैं इनको। ठीक है। तो बेसिकली मीडियन से पता है आपको मीडियन क्या होता है? कोई बताओ मीडियन क्या होता है? मिडिल वैल्यू। ठीक है। तो मतलब अगर मैं मैक्सिमम और मिनिमम को डेटा को रखूं तो जो मिडिल वैल्यू होगी दैट विल बी मीडियन। ठीक है। सो 50% इज योर मीडियन। ठीक है, कि भाई डेटा का 50% पे वैल्यू कौन सी है। इसी तरीके से अगर मैं मिनिमम वैल्यू और 50% वाली जो वैल्यू है इनके बीच का मीडियन निकाल दूं दैट विल बी 25%। इसी तरीके से 75%। ठीक है। कि मिनिमम, हाँ, 50 और मैक्सिमम के बीच का। ठीक है। ये मिनिमम वैल्यू आती है सबसे पहले, उसके बाद फिर 25% ऑफ डेटा जब हो जाता है, 50% ऑफ डेटा हो गया, 75% ऑफ डेटा यहाँ पे हो रहा है, मैक्सिमम ये है। ठीक है। आप मिनिमम मैक्सिमम को 0% और 100% भी मान सकते हो। ठीक है। क्लियर है? समझ आया? हाँ, 20-25 का गैप लेके 0 से लेके 100 जा रहे हैं बेसिकली, वही है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? ठीक है। कोड नोट कर लो आप। दिस इज हाउ यू गेट इंफॉर्मेशन। ठीक है। पीछे मैंने एक ये बस लाइन डाली है टू मेक अ सेपरेशन, आपको डालनी है डालिए, नहीं डालनी है मत डालिए, इसका कुछ ऐसा रोल नहीं है। ठीक है। तो आपकी नजर देख लेते क्या आ रहा है। ठीक है।
ये एस छोटा आता है। अभी चलेगा। ठीक है, प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है। पता नहीं, मैंने आपको कंप्लीट ये कोलैब वाली फाइल भेजी नहीं है ना अभी? हमारे बैंकिंग वाला फाइल भेजे, और जितना भी पाइथन में हमने काम किया था वो सब भेजा नहीं है ना? तो आज मैं आपको एक काम करूंगा, जितने भी पाइथन के हमने कोड लिखे थे अब तक, वो सारे प्लस चारों लाइब्रेरी के कोड सब भेज दूंगा एक साथ, ठीक है? तो बाई चांस आपका क्लास में कुछ मिस भी हो जाता है या फिर आपको कुछ एरर आ रहा है, आप घर जाकर मैं अभी दिखा रहा हूँ दोबारा। डन, ठीक है। नेक्स्ट कॉल पे चलते हैं। हाँ जी, जैसे मैंने ds डॉट डिस्क्राइब लिख रखा है, ये जो आपने जो रिकॉर्डिंग का इंक्लूड और हाँ जी, हाँ जी, होने लिख रखा है। हाँ जी। तो मीन मेरे में सिर्फ 100 हाँ, 1015 कॉलम तक बस। नहीं नहीं, उसके बाद डिस्क्राइब वाला डेटा आएगा ना, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह ये सभी तो आएगा। अरे डिस्क्राइब के आगे ब्रैकेट कौन लगाएगा? ब्रैकेट तो लगाने हैं ना, उनको एम्प्टी छोड़ना और उसके अंदर इंक्लूड और लिखना, ये चॉइस होता है। ब्रैकेट तो लगेंगे लगेंगे। आपको याद है मैंने आपको एक बार ये देखो, ये डिस्क्राइब वाला डेटा आ गया, ठीक है। एंड सेकंड चीज, मैं आपको याद है मैंने आपको एक बार बताया था कि भाई वीएस कोड में करोगे
तो टर्मिनल को डिलीट वाले बटन से बंद करना है, ऐसे ही बंद नहीं करना है। याद है ना क्या पहले क्लास में बताया था? कोड रन पे कोड को नहीं, रणवीर कोड नहीं, जब टर्मिनल बंद करोगे तो टर्मिनल के ऊपर दो आइकन आते हैं, एक क्रॉस का एक डिलीट का। तो डिलीट वाले आइकन से बंद करना है। मैं से कुछ नहीं करते तो कंट्रोल ए सेव कर देते हैं। हाँ, तो उसका पता प्रॉब्लम क्या है? आपने टर्मिनल की साइड में देखो बहुत सारे टर्मिनल खुले हुए हैं आपके। ये हाँ, यहाँ पे एक ही रहना चाहिए हमेशा। ये पता है जितने भी टर्मिनल्स आपके खुल रहे हैं वो बैकग्राउंड में एक एक प्रोसेस बनते जा रहे हैं। सारा आपका लैपटॉप बहुत जल्द हैंग होने लग जाएगा। हाँ जी। आपको लैप पे सारी चीजें करनी है। ठीक है। सो द नेक्स्ट पार्ट इज बेसिकली आप कॉलम्स को सिलेक्ट करते हो। ठीक है। जब मैं कॉलम को सिलेक्ट करूंगा आपको पता है कि दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ सीरीज। ठीक है। तो जब भी आपको किसी भी एक कॉलम को सिलेक्ट करना हो तो आप इस तरीके से करते हो, जैसे मैंने डीएफ चैनल किया है। ठीक है, आप कोई भी एक कॉलम का नाम अपना पिक कर लेना। ठीक है। सिंगल कॉलम सिलेक्ट करना है, मैं ब्रैकेट लगा के स्क्वायर ब्रैकेट सीधे सीधे उस कॉलम का नाम लिख देता हूँ। अगर आपको दो या दो से ज्यादा कॉलम सिलेक्ट करने हैं तो आप डबल ब्रैकेट लगाते हो। ठीक है। सिंगल ब्रैकेट सिंगल कॉलम, यहाँ पे आप देखोगे सिंगल कॉलम आ गया। ठीक है। डबल ब्रैकेट दो या दो से ज्यादा कॉलम के लिए। ठीक है। क्लियर है? इस तरीके से आप कॉलम वाइज सिलेक्शन कर सकते हो डेटा का। ठीक है। रो वाइज कैसे करते हैं वो भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है। बट कॉलम्स को आप इस तरीके से निकालते हो अलग। एक कॉलम चाहिए हो, दो कॉलम चाहिए हो, बिल्कुल। सिंगल कॉलम में सिंगल ब्रैकेट लगता है, दो या दो से ज्यादा कॉलम में डबल ब्रैकेट लगते हैं। ठीक है। मतलब दो पे, तीन पे, चार पे, सब पे डबल ब्रैकेट लगेगा, एक कॉलम पे एक ही लगेगा। ठीक है। ये वाला भी एक बार कर लो। बहुत कम। गुड टू हैव। कोई बात नहीं, गुड टू हैव इज अ गुड थिंग। अब भूल जाओगे तो आपको अगली बार जब आप पाइथन पढ़ोगे तो एक महीना नहीं लगेगा, एक दो दिन में आप पाइथन कंप्लीट कर लोगे फिर से, क्योंकि आप सिर्फ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या चीज? अच्छा, जाइल। सॉरी। वो रट्टा मारने वाली चीजें है ना। नमस्ते। गाइस, रिमेम्बर, आपने लॉन्ग डेटा ये लिखा होगा ना, तब चैनल तो मेरा चॉकलेट वाला डेटा का पार्ट है। हाँ।
ओके ओके ओके। आपको निकलना है तो आप निकल जाओ, अभी हम थोड़ा बहुत चीजें और करेंगे, बट बहुत ज्यादा चीजें नहीं करेंगे, तो आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको जब तक बैठना है आप बैठ सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके ओके, तो हमने रूज सेलेक्ट करना, कॉलम सेलेक्ट करना सीख लिया। नाउ इट्स टर्न टू सिलेक्ट रोज, ठीक है। अब जब मैं रोज सिलेक्ट करने की बात करता हूं तो आप ना दो तरीके से रोज सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एक तो आपको पाइथन का इंडेक्सिंग है, जो 0 1 2 3 4 लिखा आता है हर एक रो के आगे, याद है। अभी हमने ऊपर जब चैनल वगैरह भी देखा, जब मैंने यहाँ पे भी डेटा देखूंगा मैं, सॉरी यहाँ पे नहीं, इस वाले का, और मैं इस वाले के आउटपुट की बात करूं तो हर एक रो के आगे उसका नंबर लिखा आ रहा है, विच वन इज विच रो नंबर, राइट। या तो आप इससे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आपने कोई कस्टम अपना नंबर्स दिए हुए हैं रो को, तो उससे भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली पांडास में जो इंडेक्सिंग की जब मैं बात करता हूँ तो मेरे पास दो तरीके से इंडेक्सिंग एग्जिस्ट करती है। एक तो जो पाइथन की बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 4 वाली चलती है वो, ठीक है। दूसरा मैं खुद की इंडेक्स वैल्यूज भी प्रोवाइड कर सकता हूँ डेटा को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने कोड में क्या किया है, इंपोर्ट पांडास एसपीडी आपको लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको मैं हटा ही देता हूँ, एक काम करता हूँ। यहाँ मैंने क्या किया, एक सीरीज बनाई, ठीक है। ए बी सी जी डी इसको एक लिस्ट में कन्वर्ट किया, मतलब ए फर्स्ट एलिमेंट, बी सेकंड एलिमेंट, सी थर्ड एलिमेंट, जी फोर्थ एलिमेंट, इस तरीके से, ठीक है। और मैंने ना साथ में क्या किया, इंडेक्स इक्वल टू दिस, ठीक है। इंडेक्स इक्वल टू दिस करने का मतलब क्या हुआ कि भाई ए का इंडेक्स मैंने 45 रख दिया, बी का 67 रख दिया, सी का 0 रख दिया, 1 रख दिया, इस तरीके से, ठीक है। बात समझ आई है इतनी। आप यहाँ पे देखोगे इस पर्टिकुलर इंडेक्स के हिसाब से सीरीज आ भी रही है, क्लियर है, क्लियर है। अब मेरे पास ना दो मेथड्स हैं, जिसकी वजह से एक मेथड को यूज करके मैं जो मैंने इंडेक्सेस दिए हैं उन का एलिमेंट निकाल सकता हूँ, ठीक है। और दूसरा मेथड है जो पाइथन का बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 4 वाला होता है, उससे मैं वैल्यूज निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं पाइथन के जीरो के हिसाब से देखूं तो क्या एलिमेंट है फर्स्ट, एलिमेंट ए, ठीक है। और अगर अपने वाले इंडेक्स के हिसाब से जीरो इंडेक्स पे देखूं तो कौन सा एलिमेंट है, सी, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो है ना, सी, ठीक है। दीज आर द इंडेक्सेस, ठीक है। अगर मैं बाय डिफॉल्ट पाइथन के हिसाब से देखूंगा तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 चल रहा है, तो उसमें जीरो आ रहा है ए पे, ठीक है। और मैं अपने इंडेक्सेस के हिसाब से देखूंगा तो जीरो ये रहा, इस पे आ रहा है सी पे, ठीक है। तो जो मेथड्स होते हैं दोज आर एलओसी एंड आईएलओसी, ठीक है। दो मेथड होते हैं एलओसी एंड आईएलओसी, ठीक है। जो एलओसी मेथड है उसमें इंडेक्स मेरे वाले यूज किए जाते हैं, ठीक है। एलओसी के अंदर जीरो लिखा है तो दिस विल रिटर्न मी सी, क्योंकि एलओसी मेरे वाले इंडेक्सेस पड़ेगा, ठीक है। और जब मैं आईएलओसी की बात कर रहा हूं तो इट विल गिव मी ए, क्योंकि आईएलओसी मेरे पाइथन की जो बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग होती है उसे रीड करता है, ठीक है। तो दिया मैंने दोनों में जीरो ही है, बट आउटपुट दोनों का सेम होगा क्योंकि मेथड अलग अलग है, ठीक है। तो अगर मैं एलओसी की बात कर रहा था, जीरो दिया था, सी आ रहा है क्योंकि सी जीरो पे है, ठीक है। आईएलओसी की जब मैं बात कर रहा था, जीरो दिया था, ए आ रहा है क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट ए है। बात समझ आइए, कोई डाउट नहीं, ठीक है। यूजुअली हम खुद की इंडेक्स देते नहीं है, तो एलओसी मेथड बहुत ज्यादा रेलिवेंट होता नहीं हमारे लिए, ठीक है। ज्यादातर हम आईएलओसी यूज करते हैं रोज वगैरह फेच करने के लिए, ठीक है। बट क्योंकि ये वाला मेथड भी एग्जिस्ट करता है तो इसलिए मैंने बताया आपको, ओके। समझ आया, कोड लिख लो एक बार इसका भी।
एक मिनट। हाँ जी। नहीं नहीं, कॉलम का नाम आएगा ना। हाँ, कॉलम का नाम जब आपने डेटा प्रिंट किया तो उसमें देख सकते हो कौन से कॉलम देखना है आपको। हो गया, सबका हो गया। तुमने कोई डाउट? ठीक है, कोड लिख लिया तुमने? कोई ऐसा जिसका कोड ना हुआ हो अभी तक? अभी नहीं हुआ, समझ नहीं आई कि क्या। आपने कर लिया है ना? ठीक है, अगले वाले पार्ट पे जाते हैं। हम्म, अच्छा, ये मैंने यूज केस बताया है आईएलओसी को आप किस तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने ना आईएलओसी को आइटरेट करने के लिए यूज किया है। ठीक है, कि भाई मेरे को मैंने यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट किया हाउसिंग मीडियम एज करके। ठीक है, ये हाउसिंग वाले का हिट पार्ट है। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने क्या किया, हर एक वैल्यू को एक एक करके आइटरेट किया। कैसे? मेरा गोल क्या था पहले वो समझते हैं कि भाई मेरे को ऐसे घर देखने हैं जिसमें एल्डर्स ज्यादा है। ठीक है, मतलब उनकी मीडियन एज ज्यादा हो जाएगी। तो मैंने सिंपली एक क्राइटेरिया क्या लिया कि भाई अगर मीडियन एज 40 से ज्यादा है तो देर आर हाई चांसेस कि वहां पे एल्डर्स है। ठीक है, तो मैंने एल्डर हाउस को जीरो कंसिडर किया पहले। फॉर आई इन ए डॉट आई एल ओ सी किया, मतलब जो भी ये डेटा है इसमें हर एक एलिमेंट पे एट्रीब्यूट कर रहा हूं मैं। ठीक है, मैंने कंपेयर किया कि भाई जो आई की वैल्यू है क्या वो 40 से ज्यादा है। अगर ऐसा है तो मैंने एल्डर हाउस में +1 कर दिया, मतलब इसके अंदर एक वैल्यू बढ़ा दी और ना अगले पे आ गया। लास्ट में टोटल एल्डर हाउसेस दिख गए मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टोटल एल्डर हाउसेस 583 दिखा रहा है। ठीक है, दिस इज द मेथड जिस तरीके से आप यूज कर सकते हो उसे। ठीक है, जिसका भी हाउसिंग वाला जिसने यूज किया हुआ है वो सेम कोड कॉपी कर सकता है, जिसने भी अपना चॉकलेट वाला आपने जैसे चॉकलेट वाला यूज किया है तो आप एक बार इसमें कॉलम वगैरह चेंज करके अपना क्राइटेरिया वगैरह सेट करके देख लेना। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। दिस इज द यूज केस। ये जो हम अपने ऊपर पड़ा उसी का यूज केस है ये। ठीक है, आईएलओसी इंडेक्स वाइज वैल्यू निकालने के लिए यूज किया जाता है ना, 0 1 2 3 करके। समझ आया? ये तो बताओ। ओके, बाय बाय। हाँ हाँ, श्योर श्योर। क्या? हाँ, जिस फिगर में एल्डर है उसको काउंट कर रहा है।
हो गया, सबका हो गया। एक सेकंड, ओके। हो गया, अनुष्का डन। अन्य इसका आप देख लेना, एक बार मैं अगला वाला पार्ट बता देता हूँ। दिस इज हाउ यू बेसिकली फिल्टर आउट द थिंग्स। ठीक है, ये आपका फिल्टरिंग का प्रोसेस है। ठीक है, जैसे हमने ऊपर वाला एक काम करते हैं, जो ऊपर वाला कोड लिखा था ना, इसको सीधा पांडास को यूज करके मैं फिल्टर आउट कर सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं पांडास के बेसिस पे भी सिंपली यू कैन से देख सकता हूँ डेटा को। ठीक है, कैसे देखेंगे, जैसे सेल्स था, इसकी जगह पे मैं सीधे सीधे ये वाला नाम डाल देता हूँ। सेल्स की जगह पे डाल रहा हूँ क्योंकि मेरा डेटा ये वाला है ना। ठीक है, और इसको मैं 40 कर देता हूँ। 40 से ऊपर वाले देखने थे मेरे को। ठीक है, अभी जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है, इससे होगा क्या, मेरे पास हाउसिंग मीडियन एज के अंदर जितने भी वैल्यूज 40 से ऊपर है, ठीक है, उसकी पूरी एंट्रीज आ जाएंगी। ठीक है, आई वॉन्ट द टोटल, आई वॉन्ट टोटल, तो मैं यहां पे इसके बाद डॉट सम लगा सकता हूं। ठीक है, कि भाई इसका सम कर दो। ठीक है, बस टोटल भी आ जाएगा। राइट, तो आप समझ आ रहे हैं कि हुआ क्या, कि भाई देखो यहाँ पर डीएफ के अंदर ब्रैकेट लगाया मैंने, मैं सिंगल कॉलम सेलेक्ट करता हूं। ठीक है, कॉलम की जगह पे मैंने कंडीशन दे दी। कंडीशन क्या दी, कि भाई डीएफ के अंदर जो हाउसिंग मीडियन एज वाला कॉलम है, उसकी वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 40। जहां जहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मेरे को डेटा फ्रेम में से पूरा पूरा रोज दे दो, वाली पूरी पूरी रोज दे दो। आई मेरी बात समझ? ठीक है, नहीं आई? देखो, इतना वाला पार्ट देखें अगर, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाला ये कि भाई मैं एक पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट किया मैंने। ठीक है, मैंने कॉलम के ऊपर ग्रेटर देन 40 लगाया, इससे क्या हुआ, वो आ जाएंगी, बिल्कुल ठीक। ठीक है, इस पूरे को मैंने डीएफ के अंदर डाल दिया एज अ कॉलम। देखो यहाँ पे डीएफ के अंदर एक और लिस्ट बना के मैंने ये पूरा डाल दिया, तो क्या होगा, जो मेरा ओरिजिनल डेटा फ्रेम है, उसमें जोन जोन सी रो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, वो पूरी पूरी रोज आ जाएंगी। गेटिंग अ पॉइंट, कि भाई मेरे पास तो रोज के अंदर बहुत सारा डेटा है, मैंने चेक क्या किया, भाई हर एक रो पे जाओ, चेक करो कि जो हाउसिंग मीडियन एज वाला कॉलम है, उसकी जो वैल्यू है उस रो के लिए, क्या वो 40 से ऊपर है। अगर उस रो में हाउसिंग मीडियन एज वाली वैल्यू 40 से ऊपर है, तो पूरी की पूरी रो सिलेक्ट कर लो, पूरी की पूरी रो दिखा दो। ठीक है, समझ आया? उसके बाद मैंने लगा दिया डॉट सम, मतलब जितनी भी रोज आई हैं उनको काउंट करके सम बता दो उनका। ठीक है, क्लियर है? इसमें एक्चुअली डॉट सम नहीं लगेगा, इसको हमें लेन करना पड़ेगा, इसको अलग से, इसका ना हमें लेन वाला फंक्शन लगाना पड़ेगा सेम चीज करने के लिए। इस तरीके से होगा एक्चुअली। ठीक है, कि डॉट सम इज फॉर एडिंग, राइट, और मैं रोज को थोड़ा ना ऐड कर सकता हूं आपस में, तो मैं लेन किया काउंट करने के लिए। लेन फंक्शन बताया था आपको, याद है पाइथन में शुरुआत में, है ना, वो लेन फंक्शन यूज कर लिया मैंने। ठीक है, क्लियर है, समझ आया? लिख लो एक बार ये लाइन भी। अगली एक दो कोड हो रहे हैं वो भी समझा देता हूँ, दो तीन कोड ही हो रहे हैं, फिर सारे नोट डाउन कर लेना, क्या करने दें। चलो, आगे वाला वैसे सिंपल ही था, कर लो।
बोलो कोड में क्या दिक्कत है? Let quantity equals 0 ILSC if I is greater than 15 quantity plus equal to 1 total quantity हाँ ठीक है, क्वांटिटी कहीं भी 15 से ऊपर होगी नहीं, ये मान कर दो तो भैया ये आपके पास कोई भी ऐसी एंट्री नहीं है जहाँ पे क्वांटिटी 15 से ऊपर हो। नंबर को 5 6 करके देख लो। डन। कौन सी वाली वैल्यू? ये कौन सी 3170 क्या? हाँ इसका ये मैंने रन नहीं किया अभी। 583 आना चाहिए। 3170 तीन ज्यादा टोटल रोज है। हाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ करिए, चेक करो। हाँ और नहीं आपने कोड ही गलत किया है, क्योंकि जो मेरा डेटा है उसी के अंदर 3000 रोज है, आपका 3 उससे ज्यादा कैसे आ सकती हैं? देखो कहाँ पे गड़बड़ करिए। हाँ जी हाँ सेम ही आएगा दोनों में। ये 583 पूरा आ रहा है, आपने जो ये प्रिंट किया है ना ये 4 के अंदर डाल दिया है। अपने प्रिंट के आगे देखो स्पेसिस होंगे आपके में, प्रिंट के आगे कोई भी स्पेस नहीं आएगा। हाँ बेसिकली प्रिंट के आगे एक भी स्पेस नहीं आएगा। नहीं दिया फिर तो दिखाओ। हाँ? आपने ट्रेन की टेस्ट की जगह ट्रेन वाला डेटा लिया है मेरे को लग रहा है। हाँ तो फिर ठीक है। हाँ आगे आपके पास प्रिंट के आगे स्पेस है तो सही। नहीं हाँ जी ये लो, आगे आपको 583। हाँ श्योर। अरे मैं सैटरडे को गुड़गांव गया था, संडे को छुट्टी हुई था, मंडे को तो छुट्टी होती है। मेरे को पता नहीं था ना, एकदम से प्लान बना, अब कैसे बताता आपको। ठीक है क्लियर है, दोनों का कंसेप्ट सेम है। ठीक है बस ये चीज दिखा रहा हूँ कि भाई जो इतनी फिल्टरिंग मैं अलग से करता हूँ वो फिल्टरिंग मैं सिंपल से एक एक लाइन में भी कर सकता हूँ। पांडा बाय डिफॉल्ट भी ये चीज सपोर्ट करता है। ठीक है इसके बाद 3 कोड आते हैं, काफी छोटे छोटे कोड है। ठीक है मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने नल वैल्यूज फाइंड करी कि मेरा जो डेटा फ्रेम है उसके अंदर नल वैल्यूज कितनी है। ठीक है तो मैंने df डॉट इज नल किया पहले। df डॉट इज नल जो फंक्शन है वो क्या करता है कि भाई जो भी वैल्यूज है अगर वो वहां पे कोई वैल्यू प्रेजेंट है तो उसको वो फॉल्स दिखाएगा। ठीक है उसको वो फॉल्स लिख देगा, और अगर वहां पे नैन है, ठीक है मतलब वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, तो वो उसको ट्रू दिखाएगा। इतना कंसेप्ट समझ आया? जहां पे वैल्यू प्रेजेंट है उसको फॉल्स, जहां पे वैल्यू प्रेजेंट नहीं है उसको ट्रू। ठीक है बेसिकली वो हर एक रो से क्वेश्चन पूछ रहा है इज नल, कि भाई ये जो वैल्यू है इज नल, उसका आंसर ट्रू या फॉल्स होगा, ट्रू या फॉल्स भर देता है। ठीक है अब पूरे टेबल में ट्रू फॉल्स लिखा हुआ है, उसको तो मतलब सेंस ही नहीं बनाएगा मेरे लिए कुछ। मैं देखूंगा कैसे, मेरे पास 1000 रोज ट्रू फॉल्स लिखी हुई है, वो समझ ही नहीं आएगा। तो मैं साथ में लगाया डॉट सम। डॉट सम क्या करता है, जितने भी फॉल्स है उसको 0 एज्यूम करता है, जितने भी ट्रू है उसको 1 मानता है और ऐड कर देता है। तो वो हर कॉलम वाइज बेसिकली मेरे को नल वैल्यूज पता लग जाती है कि हर एक कॉलम के अंदर कितनी नल वैल्यूज है। अगर मैं आउटपुट दिखाऊं आपको इसका, देखो सब में 0 0 0 आ रहे हैं मेरे पास। ठीक है कि मतलब किसी भी कॉलम में कोई भी नल वैल्यू नहीं है मेरे पास। ठीक है आप चॉकलेट्स वाले पे वो करोगे तो प्रमोशन के अंदर नल वैल्यूज मिलेंगी आपको। नहीं होगी तो ट्रू आएगा, होगी तो फॉल्स आएगा। आप क्वेश्चन पूछ रहे हो इज नल ना, हाँ तो उस क्वेश्चन का आंसर ट्रू या फॉल्स सब होगा। कब होगा, जब वैल्यू इज नल, कि भाई अगर वैल्यू नल है तो ट्रू आएगा, अगर कुछ भी वैल्यू प्रेजेंट है तो फॉल्स आएगा। ठीक है ठीक है क्लियर है, समझ आया? सिंपल सा हमने इज नल निकाला। ठीक है हमने चेक किया कि मेरे डेटा के अंदर कितनी नल वैल्यूज है। ठीक है अब इन नल वैल्यूज को हमने फाइंड आउट तो कर ली, इनको फिक्स करने के मतलब 2 तरीके होते हैं, या तो मैं जितनी भी नल वैल्यूज है उनको डिलीट कर दूं। ठीक है या तो मैं जितनी भी नल वैल्यूज है उनको डिलीट कर दूं, या फिर उन नल वैल्यूज को किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से रिप्लेस कर दूं।
राइट, गेटिंग योर पॉइंट कि भाई या तो मैं उनको डिलीट कर दूंगा, जो भी एम्प्टी सेल्स है मेरे एक्सेल में लगा लो, सिंपल एम्प्टी सेल्स है, या तो मैं उनको डिलीट कर दूंगा या फिर उनको फिल कर दूंगा। ये दो तरीके हैं इनको फिक्स करने के, है ना। तो डिलीट करने के लिए वी हैव df डॉट ड्रॉप na, ठीक है, नल वैल्यूज की पूरी पूरी रोज को ये डिलीट कर देगा। रिमेंबर यहाँ पे पूरी पूरी रोज डिलीट होंगी, सिर्फ वो नल वैल्यूज नहीं हटेंगी, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होता है, ठीक है। वरना वी हैव फिल na, ठीक है, फिल na के अंदर मैंने 0 दिया है, मतलब जहां पे भी नल वैल्यूज है वहां पे 0 पुट कर दो। आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हो यहाँ पे, आप मीन मीडियन वगैरह निकाल के भी यहाँ पे वैल्यू दे सकते हो। अरे नंबर के अंदर हमने मीन मीडियन मोड वगैरह निकालना सीखा था, है ना, तो वो सब फाइंड करके वो वाली भी यहाँ पे वैल्यू दे सकते हो। तो इस टोटली अप टू यू, आपको किस तरीके से फिल करना है डेटा को, राइट। नहीं, na इज नॉट अवेलेबल वैल्यू ना, मैंने बताया नन, नैन, नल, na, अनडिफाइंड, सब एक ही मतलब है सबका, ठीक है। ये तीन आपके लास्ट कोड है पांडास के, ठीक है। बेसिकली डेटा प्रोसेसिंग आपकी खत्म हो गई है। पांडास में डेटा प्रोसेस करते हो आप, डेटा प्रोसेस करने के बाद आपको प्रोसेसिंग आ गई पूरी। अब जो भी उसके ऊपर काम करना है वो इन्हीं सब में से कुछ ना कुछ होगा, है ना। तो कंडीशन लगा के डेटा निकाल लोगे, या फिर आप कुछ भी वैल्यूज वगैरह ड्रॉप करोगे, क्लीन करोगे डेटा को, डुप्लीकेट्स वगैरह रिमूव कर लोगे। डुप्लीकेट्स रिमूव करने के लिए आपके पास आपको फॉर लूप लगाना पड़ेगा, है ना। तो बाकी आप पाइथन के साथ जब इसको कंबाइन करोगे आप डेटा के ऊपर मिक्स मैच करके होगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जो मैंने पांडास में पढ़ाया सिर्फ उसके बेसिस पे आप डेटा को प्रोसेस कर पाओगे, ऐसा नहीं होता। कॉम्बिनेशन, हाँ जी, कॉम्बिनेशन तो बनेंगे बनेंगे। जा सकते हो आप बिल्कुल। आज के लिए इतना ही, नहीं, आज के लिए इतना ही है, ठीक है। हाँ, नल वैल्यूज की जगह पे आपको कुछ भी फिल करना है तो फिल नहीं होता है। हाँ, जैसे मैंने 0 लिखा ना तो यहाँ पे 0 फिल होएगा। अगर मैं लेट्स से कोट्स के अंदर हेलो लिख दूं तो हर जगह पे हेलो आ जाएगा। आप कुछ भी लिख सकते हो। हेलो डबल कोट्स के अंदर लिखोगे, ऐसे थोड़ा ना लिख दोगे। अगर आप बिना डबल कोट्स के हेलो लिख रहे हो तो उसका मतलब तो वेरिएबल हो गया ना। हो गया। तो इसके साथ आपका पाइथन खत्म होता है, और पाइथन कह रहा हूँ, पांडास खत्म होता है, ठीक है। हमारी दो लाइब्रेरीज बचती हैं इसके बाद, ठीक है, मैट्रोलिब एंड सीबॉन, जो कि हम कल ट्राई करेंगे। मतलब मैक्सिमम देयर आर लाइक वेरी हाई चांसेस कि हम कल खत्म कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों लाइब्रेरी काफी छोटी छोटी हैं, इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। समझ आया जो आज हमने पढ़े पांडास में? किसी को कोई डाउट नहीं ना? ठीक, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं सेम टाइम, ओके। चलिए, थैंक यू। ये मैंने हाँ जी। ये इजराइल कर दिया। हम्म, ये हाँ कि भाई इस वाले ऑटोमेटिकली सेव होता है। इस प्रमोशन वाली जो कॉलम है उसके अंदर 551 वैल्यूज नल है। अच्छा। हाँ, आगे सब में कोई भी नहीं है। बाय बाय। हाँ जी, ड्रॉप एन में सारी वैल्यूज डिलीट हो गई, देखो ना रोज कम हो गई मेरे पास। क्या किया? हाँ, 997 रोज आ गई ना, देखो। हाँ, और बीच में भी देखोगे अगर आप, 0 नहीं, 1000 नहीं थी, मतलब 0 1 2, फिर बीच की सारी गायब है, फिर 10 12 बाकी तो डुप्लीकेट थी वो। डुप्लीकेट नहीं थी उसमें, नल से। बाय बाय। जो भी नल वैल्यू थी वो ड्रॉप ड्रॉप हो गई ना। हाँ जी।
रिमेंबर कि जब आप अपना ये फिल आने वाला कोड करोगे तो ड्रॉप आने वाला पहले कमेंट आउट कर देना, क्योंकि ड्रॉप कर दोगे फिर क्या होएगा, है ना। और फिर मैं वापस आ गया। वो तो फिल में वापस नहीं आई है, फिल में बेसिकली डेटा जो आपका था उसके अंदर फिल कर दिया उसने। हाँ, जो नल वैल्यूज थी उसको फिल कर दिया उसने 0 से। अगर आप प्रमोशन वाला कॉलम देखोगे तो उसके अंदर देखोगे जीरो दिखेंगे आपको। देखो ना, ये प्रमोशन 0 0 दिख रहे हैं ना, ये यहाँ पे भी 0 दिख रहे हैं। ये बेसिकली वो थे जहाँ पे नल से उसे 0 लिख दिया वहां पे। हाँ, ठीक है। और कोई डाउट तो नहीं है अभी? पहले वाले हैं वो तो हम देखते हैं, मोस्ट ऑफली फ्राइडे को कर लेंगे हम, क्योंकि वेडनेसडे एंड थर्सडे कल परसों आपको पेपर एग्जाम वगैरह का इशू है ना। कल तो आओगे आगे सब? कल आओगे ना? तो कल हम ट्राई करेंगे कि आपके जाने से पहले पहले हम जो मेट्रो लेवो सीबोन है उससे एक बार खत्म कर ले। फिर थर्सडे की आप छुट्टी लोगे? नहीं। थर्सडे को आओगे तो ठीक है। थर्सडे और फ्राइडे फिर हम डाउट क्लासेस रख लेंगे। नेक्स्ट वीक से हम अगला टॉपिक पावर भी स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। हाँ जी। इसमें मतलब कोई बताना है ना, लीनियर स्पेस का मतलब होता है कि हम सेम डिफरेंसेस वाले वैल्यूज चाहते हैं। जैसे मैंने 0 2 100 लिखा था, हाँ। ठीक है। तो हाँ, 0 से 2 के बीच में 100 नंबर ऐसे चाहिए जो इक्वी डिस्टेंट हो। ये होता है लीनियर स्पेस का मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, ये क्वेश्चन हाँ जी, मैंने ये कर दिया। हाँ जी, हाँ। तो उसने मुझे बोला था कि 100% तक परसेंटेज 100 इक्वल टू 0 आ मतलब उसने मुझे सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन ये गलत है, क्योंकि लीप ईयर हर 4 साल में आता है ना, 100 साल में थोड़ी ना। तो आप जब परसेंटेज 4 कर रहे हो तो मतलब आप हर साल 4 साल को चेक कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि डिविजिबल बाय 4 होगा तो डेफिनेटली वो लीप ईयर है। बट अगर आप परसेंटेज 100 कर रहे हो तो आप 100 साल में चेक कर रहे हो। तो मतलब हाँ, परसेंटेज 4 वाला ना। हाँ, परसेंटेज 4 वाला सही है। परसेंटेज 100 बेसिकली इसका मतलब वही है कि आपने 4 लिखा, हर 4 साल का चेक कर रहे हो आप। परसेंटेज 100 लिखा, आप हर 100 साल का चेक कर रहे हो। तो लीप ईयर अगर 100 साल में आता तो परसेंटेज 100 वाला सही होता, बट लीप ईयर क्योंकि 4 साल में आता है। नहीं, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ना आपको में डिलीट का ऑप्शन कहाँ है? यहाँ पे तो आएगा ना, आप जैसे सारे क्रिएट करेंगे, जैसे होल्ड करोगे ना, जैसे डिलीट करना शुरू कर दो इन्हें। हैंग हो गया, अटक गया ना पूरा। फिर इसे डिलीट करना स्टार्ट कर दोगे, ये लो, delete हो गया। अब आप नॉर्मली बंद कर दो, ठीक है। चलिए, थैंक यू। ये टेस्ट भी होता है। क्या टेस्ट होता है? सिंपल मैं पूछ रही हूँ ना, जैसे किस चीज को टेस्ट? मेरा ये कंप्लीट हो गया हाँ जी, तो मैं आपको असाइनमेंट दिखाऊंगी, हाँ आप जी। मेरा रिज्यूमे में डालिए। मैं रिज्यूमे में डालूँ? प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट रिज्यूमे में डालिए। आप डालोगे वो तो? हाँ, नहीं, टेस्ट होगा एक। क्या होता है जो भी आप पढ़ोगे उसमें से एक टेस्ट आता है, उसमें आपका एक्सप्लोरेशन वाला पार्ट भी रहता है। जो आपने पढ़ा है वो तो होएगा ही होएगा। उसके अलावा जो टूल्स हैं, टूल्स आपका सिलेबस रहता है, उस टूल्स के अंदर से कुछ और क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं जो कि आपने यहाँ पे नहीं पढ़ा है। क्योंकि टूल्स काफी बड़े बड़े हैं, आप इट इज एक्सपेक्टेड कि आप ना एक्सप्लोर भी करोगे टूल्स को खुद से। जैसे आप जमना वगैरह से और चीजें भी पूछ रहे हो तो आपको नई नई चीजें पता लग रही है ना, तो ये एक्सप्लोरेशन भी एक्सपेक्टेड होता है। तो एक्सप्लोरेशन वाला पार्ट भी इससे भी कुछ भी आ सकता है। अब ये क्या आ गया तो मैंने हटाया डिलीट अ, हाँ, डिलीट वो कर दो, डिलीट कर दो, कोई इशू नहीं है। वो कैशे वाली फाइल से सिर्फ, ठीक है। चलिए, ओके।